बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। ये जो सारा मंजरनामा आपने मोन्टाज के अंदर मुलाहिजा फरमाया है, ये हिंदुस्तान भारत यानी इंडिया का है। इस वक्त हिंदुस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर तमाम ही मेरा ख्याल है यूथ जो है वो बाहर सड़कों पर है और उनका एक ही नारा है। पहले तो जाहिर है वो सारा सिस्टम जिसके बारे में आपने जाहिर है सोशल मीडिया पर भी बहुत कुछ देखा ही होगा, वो तमाम तर मामलात जो कि तालीम से मुतालिक हैं, तालीमी मामलात, तालीमी मसाइल जो हैं उनकी आगाही के लिए जाहिर है ये सारा प्रोटेस्ट हो रहा था। और ये जो पार्टी है जिसका नाम ही बड़ा अजीबोगरीब है, कॉकरोच पार्टी, जनता पार्टी, ये एक जज के रिमार्क्स पर बनी है। यानी एक जज ने एक यूथ को ह्यूमिलेट किया और उस ह्यूमिलेशन में एक ज़ाहिर है सोशल मीडिया के ऊपर एक पूरा ट्रेंड चला और उस ट्रेंड से बहरहाल ये पार्टी वजूद में आ गई है। अब क्या हो रहा है हिंदुस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर, कि इस वक्त सड़कों पर नौजवान मौजूद हैं और वो कुछ नहीं मांग रहे। पहले वो कह रहे हैं कि एजुकेशन मिनिस्टर जो है वो रिजाइन कर जाए, क्योंकि ये जो पेपर लीक का मामला है इससे न सिर्फ ये कि वहाँ पर जो यूथ है वो कह रही है कि हमारे न सिर्फ ये कि तालीमी मयार में बहुत ज़्यादा परेशानियाँ आ गई हैं, खराबियाँ पैदा हो गई हैं, बल्कि जाहिर है कि एक जब एक पूरा प्रोसेस है यानी नौकरियों तक जाना और फिर एक अहम मुकाम तक पहुंचकर अपने मुल्क को या अपनी कंट्री को या दुनिया में अपने लिए अपने आप को सर्व करने के लिए बेहतर ओहदों पर जाना, वो नामुमकिन बना दिया गया है। और अब वो डिमांड करते हैं नरेंद्र मोदी से कि वो भी इस्तीफ़ा दें। आपने अपोजिशन लीडर के तमाम ही लोगों को सुना, प्रियंका को सुना, राहुल साहब को सुना, फिर ज़रा जो एक बड़ी तादाद है इंडियन तमाम ही मेरा ख्याल है बॉलीवुड के लोगों की, वो भी एक बहुत ज़्यादा इस प्रोटेस्ट को न सिर्फ ये कि बैक कर रहे हैं बल्कि वो आवाज़ उठा रहे हैं कि कब तक नरेंद्र मोदी की सरकार जो है वो काबिज बनी रहेगी, कब तक दहशतगर्दी करती रहेगी। खुले आम बच्चों के ऊपर जो है न सिर्फ ये कि फायर्स भी खोले जा रहे हैं, आंसू गैस फेंके जा रहे हैं, शेलिंग्स की जा रही हैं, गिरफ्तारियां हो रही हैं, उनको ऊपर डंडे बरसाए जा रहे हैं, उनको जेलों में डाला जा रहा है। सो इंडिया की ये जो इस वक्त तक की तकसीम की सियासत थी नरेंद्र मोदी की, मेरा ख्याल है कि वो अब उनके लिए ही बहुत भारी पड़ने वाली है। इंपॉर्टेंट शख्सियात हैं, ज़रा अहाता करने की कोशिश करते हैं कि इस वक्त इंडिया में क्या हो रहा है और नरेंद्र मोदी, क्या ये कॉकरोच पार्टी जैसे कहा जा रहा है, ये क्या नरेंद्र मोदी की सियासत में आखिरी कील साबित होने जा रही है ये नहीं। इंपॉर्टेंट शख्सियात मेरे साथ हैं, अहमद हसन अलरबी सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, इंपॉर्टेंट शख्सियत हैं और इंडिया के हवाले से मेरा ख्याल है अहमद की बहुत अच्छी रिसर्च भी है और वो बहुत हमें डिटेल में समझाएंगे। मुझे ज्वाइन कर रही हैं डॉक्टर शाजिया अनवर चीमा, माहिर बैनुल अक़वामी उमूर हैं, उनसे डिबेट करेंगे कि डॉक्टर साहबा क्या समझती हैं कि जब ज़ाहिर इसको एक ख़ास इस्तिलाह भी दी जाती है ना कि जेनज़ीज़, अब ज़ाहिर ये सारे बच्चे जो अपनी तालीम के लिए मैदान में हैं कि हमारा जो तालीमी हक है वो उसे छीन लिया गया और जिस प्रोसेस के थ्रू हमें आगे बढ़ना था उस प्रोसेस के अंदर रखने डाले गए पेपर लीक जैसी चीज़ें हैं, ये दुनिया भर में होते हैं। लेकिन हिंदुस्तान में ये जो सब कुछ हो रहा है उसमें एक नंबर है, यानी 5.5 मैं बात कर रही थी कि अनएम्प्लॉयमेंट का रेशो है और ये एक्सीड कर रहा है, डे बाय डे एक्सीड कर रहा है। पॉवर्टी लेन से लोग नीचे हैं। अभी मैं देख रही थी कर्नाटका के अंदर एक बहुत बड़ा प्रोसेशन जो है वो निकल के आया, उन्होंने भी इस हक में आवाज उठाई कि भाई यहाँ पर इतनी अनएम्प्लॉयमेंट है, इसको हम भी अपने वो तमाम तर लोग जो कि कॉकरोच पार्टी में, हम अपनी आवाज उनकी आवाज के साथ मिलाना चाहते। बिहार के अंदर अभी इलेक्शंस हुए हैं और पूरा बिहार खड़ा हुआ है क्योंकि वहां पर स्कूल ही नहीं है, बच्चों को कॉलेज जाने के लिए मसाइल है, वहां पर जिस तरह के तालीम का स्ट्रक्चर उस पर बात करते हैं। शाजी साहबा आपकी इजाजत से मैं चाहूंगी अहमद जरा इस गुफ्तगू का आगाज करें। अहमद साहब ये फरमाइएगा कि इस वक्त इंडिया के अंदर जो ये सिचुएशन पैदा हुई है, ये कोई मई की तो बात है, पुरानी तो ये कॉकरोच पार्टी भी नहीं है और ये ना ही रिमार्क्स कोई इतने पुराने हैं। आपको क्या लगता है, इज दैट द ओनली द सोशल मीडिया ट्रेंड या इवेंचुअली जो है ये मोदी सरकार के वाकई गले की हड्डी बन गए? जी, बहुत शुक्रिया आपने मधु किया। अच्छा, इसमें देखें जो अभी सारा इस वक्त चल रही है बातचीत की, एक नीट का जो एग्जाम है और वो सारा मामला के जिसके बाद मेरिटोक्रेसी है उसको उसकी धज्जियां उड़ा दी हैं। यूथ जो है जब पेपर लीक्स होते हैं इसके पीछे एक पूरी स्कैमिंग इंडस्ट्री है और वो इससे फायदा उठाती है, यूथ को उसकी नौकरियां नहीं मिलती और ये सारा एक प्रोसेस एक लंबा भारत के अंदर वो चलता चला आ रहा है।
लेकिन इस वक्त जो जंतर मंतर में दिल्ली में प्रोटेस्ट हो रहे हैं उसका ट्रिगर है ये, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, ये ट्रिगर है ये जो एग्जाम का स्कैम हुआ है। आप जंतर मंतर की अगर आप बात करें तो यहाँ पे मणिपुर से भी लोग आए हुए हैं जो कह रहे हैं कि पिछले 3 साल से मणिपुर जल रहा है और नरेंद्र मोदी इस पे कोई बात नहीं कर रहा। मैंने नागालैंड से भी लोगों के ग्रुप्स आते हुए देखे हैं दिल्ली के अंदर जो आके ये कह रहे हैं कि वहां पे एफ्स्पा का कानून आपने लगा के लोगों को कत्ल कर दिया और मोदी इस पे कुछ बोला नहीं। यहाँ पे वेस्ट बंगाल से भी लोग आए हुए हैं जो कह रहे हैं कि वहां पे हाँ इलेक्शन के अंदर जो आपने स्कैम किया है। यहाँ पे साउथ से भी लोग आके बातचीत कर रहे हैं कि हमारा जो नॉर्थ साउथ का डिवाइड है इंडिया के अंदर, कि सारी एजुकेशन साउथ में है, इनकम साउथ से जनरेट हो रही है, लेकिन जो प्रो बीजेपी स्टेट्स हैं जहां पे बीजेपी की हुकूमत है वहां पे सारे फंड्स जा रहे हैं, वो भी आके ये बात कर रहे हैं। यहाँ पे वो कच्छ कड़ा करपान कंगा केश जो आइडेंटिटी है सिखों की उसके ऊपर हमले की भी बात हो रही है। फार्मर्स जो हैं वो भी आ गए हैं, पूरे इंडिया से वो लोग जो गोदी मीडिया के विक्टिम थे वो भी इसके ऊपर बात कर। सो बेसिकली पिछले 12 साल का जो रिप्रेशन का जो फैशिज्म का एक रूल था कि जिसके तहत इन्होंने हिंदू राष्ट्र और अखंड भारत बनाना था, ये उसके खिलाफ एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन, ये उसका रिएक्शन है। ये सिर्फ एक एग्जाम की बात नहीं है, ये सिर्फ कॉकरोच जनता पार्टी की बात नहीं है, ये स्ट्रक्चरलेस, फॉर्मलेस, शेपलेस, ऑर्गेनिक प्रोटेस्ट है जो पिछले 12 साल से नरेंद्र मोदी ने भारत के साथ किया, ये अब उसका रिस्पॉन्स है। हसन, बड़ी अच्छी आपने नरेट की, क्योंकि आज जब हम पढ़ रहे थे इसकी हिस्ट्री चीज़ों की तो हमें ज़रा ये सारी चीज़ें रिफ्लेक्ट कर रही थी उसमें। डिबेट को आगे करते हैं, डॉक्टर साहब सर ज़रा गुफ्तगू करते हैं। डॉक्टर साहब आप फरमाइएगा कि आपके दानिश में ये सारा जो एलिमेंट्स इकट्ठे हुए हैं जिस पर अहमद साहब ने भी अभी गुफ्तगू फरमाई है, क्या लगता है आपको कि क्या ये एक वेव है? क्योंकि ये सारी वेव मैंने ज़रा भी माजी करीब की बात है, बांग्लादेश के अंदर सूरत हाल पैदा हुई थी, वहाँ से शेख हसीना वाजिद साहिबा जो हैं वो उनकी दौड़ें लग गई, फिर हमें दीगर और ममालिक की भी इस तरह से हिस्ट्री मिलती है। सो व्हाट डू यू थिंक इन टर्म ऑफ इंडिया, हाउ यू सी अबाउट दैट वेव, कैसे देख रहे हैं आप इसको? एक तो ये कि इसको बांग्लादेश के साथ इसका कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। बांग्लादेश की जो के प्रोटेस्ट थे और जो मूवमेंट थी वो बहुत ऑर्गेनाइज थी और किसी भी हुकूमत जो है उसको किसी मुश्किल में डालने के लिए उस मूवमेंट का या उस मॉब का, उस प्रोटेस्ट का कलर रेवोल्यूशन के पैटर्न पे होना ज़रूरी है। वहाँ पे कुछ ऐसा ज़रूर हो जाए जिससे हुकूमत वक्त के लिए प्रॉब्लम हो जाए और वो खुद ही टिक नहीं सकती हो इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने, तो फिर उसे जाना पड़ता है। या फिर ये कि जो रेवोल्यूशन हो और जो चार्ज मॉब है वो ऑर्गेनाइज्ड हो, फिर उसे मॉब नहीं कहेंगे, वो बहुत ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर के साथ जो है आगे बढ़ती है। तो आई कुडंट एग्री मोर विद अहमद के जिस तरीके से ये एक आइडिया है और ये आइडिया है ग्रीवेंसेस के ऊपर, ये आइडिया है जो महरूमियां हैं, ये आइडिया है जो वहाँ पे हो रहा है। वहाँ पे अगर आप उनको देखें, फॉलो करें तो वो बात क्या कर रहे हैं कि इन्होंने हमें नफरतों के अलावा कुछ नहीं दिया, हिंदू मुसलमान जो है वो नफरत है। तो ये इसकी बुनियाद भी इसी पे बनी है कि एक जो जज जो है सूर्यकांत, उनको क्या उनके दिमाग में क्या था जब उन्होंने कहा कि इंडिया की जो यूथ है जो कि बहुत बड़ा सरमाया होती है किसी भी मुल्क का और मुस्तकबिल होती है, वो काकरोच हैं, पैरासाइट्स हैं, जी बिल्कुल, वो बर्डन है, वो पैरासाइट्स हैं बिल्कुल। और ये कि उनकी लाइफ देखें वो बिल्कुल सीवर में रहने वाले हैं। तो इसको फिर जिसने उठाया अभिजीत दिप्के ने, वो ऑलरेडी आम आदमी पार्टी के साथ तो जुड़ा हुआ है और उनका सोशल मीडिया भी वो हैंडल करता है, वॉलंटियरली करता रहा है। लेकिन अभी तक भी ये मूवमेंट उतनी ऑर्गेनाइज्ड नहीं है कि हम ये कहें कि ये कोई इस तरह की मैनिफेस्टेशन कर पाएगी। हाँ, ये मोदी के लिए एक उसके लिए जरूर ऐसा है कि जैसे आपने एक वहां पे रेफरेंडम करवा दिया। अच्छा। अब इसको जितना भी आप गोदी मीडिया से छुपाते रहें तो ये है हकीकत इंडिया की, ये है उसकी पॉपुलैरिटी का लेवल कि वहां पे लोग जो हैं पुलिस वालों से पूछ रहे हैं तो वो कह रहे हैं यार हमारा कोई मसला नहीं है, जाओ तुम बैठो, और लाठियां मार रहे हैं ऑर्डर मिलने पे, बाद में मिन्नतें कर रहे हैं। और जो मीडिया है वह शर्मिंदा होया, वह बैठा हुआ है और उसको कुछ समझ नहीं आ रही। और जिस तरीके से वहां पे सेक्सुअल हरासमेंट और मोलेस्टेशन और बच्चों की हड्डियां तोड़ी जा रही हैं, सर फाड़े जा रहे हैं, तो ये सारा कुछ जो है ये एक इमेज है, मिरर इमेज है, और दुनिया जिस तरीके से इसको कवर कर रही है। तो ये एक आइडिया है जिसको अपोजिशन पार्टीज जरूर कमोडिफाई कराने की कोशिश कर रही हैं। अगर वो इसको करा पाती हैं तो बहुत अच्छा हो जाएगा, लेकिन बहरहाल अगर कांग्रेस की बात करें तो वो भी कोई दूध की धुली हुई नहीं है, तो कोई बहुत उम्मीदें मुझे उससे भी नहीं है। मगर ये जरूर है जो कि मैं अभी तक की रीडिंग जो मेरी है कि मोहन भगवत बड़े लेक्चर देते फिर रहे हैं कि हम पॉलिटिकल बाउंड्रीज को
को मानते हैं। मैं तो हर जगह पे जाके कहता हूँ, हर मस्जिद के नीचे से मंदिर मत ढूंढिए, और हम तो सुलह की बात करते हैं। और आरएसएस जो है वो एक एनजीओ है, और बीजेपी जो है वो एक पॉलिटिकल पार्टी, और हमारा लेना देना कोई नहीं है। तो मैं काफी टाइम से इस बात को फॉलो कर रही हूँ कि वो नरेंद्र मोदी से को लाइबिलिटी समझते हुए उससे डिसोसिएट कर रहे हैं। और ये भी सुनने में आ रहा है कि हो सकता है फॉर द टाइम बीइंग जयशंकर को सामने रखें तो वो भी कोई ऐसा सॉफ्ट इमेज देने के काबिल नहीं है। तो नरेंद्र मोदी के तो आखिरी टाइम आ गया है, उसका काउंटडाउन शुरू है। बीजेपी कितने दिन टिकती है? इंटरेस्टिंग। फॉसिस्ट गवर्नमेंट जो है उनका टिकना थोड़ा सा तय होता है कि वो टिक जाती हैं इतनी बर्बरियत के बाद भी। लेकिन जितना इन्होंने जुल्म और तशद्दुद कर दिया, और जिस तरीके से मुख्तलिफ शहरों के अंदर अब ये जो मिनी प्रोटेस्ट बनने शुरू हो रहे हैं, और जिस हिसाब से वहां पे दिल्ली के अंदर ये हो रहा है, इसको अगर ये और नहीं संभाल पाते हैं, और जितने बच्चे इस वक्त हॉस्पिटल में हैं, अगर खुदा ना खास्ता उनमें कैजुअल्टीज होती हैं, तो फिर इसको एक और टर्न लेते हुए जो है वो बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। लेकिन उसमें फिर देखना ये होगा कि ये बच्चे कितने ऑर्गेनाइज हैं, क्या ये इस काबिल हैं कि फिर दो तीन पॉइंटर्स हैं डॉक्टर साहबा कतई कलामी के साथ। बहुत फैक्चुअल चीज है। एक तो ऑर्गेनाइज्ड, अहमद इसके ऊपर बात करना शायद बहुत अहम है, और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये कि जो नरेंद्र मोदी का अभी तक का कंडक्ट है, जितने सालों में 3 दफा जो टेन्योर है उसका, उसमें ये मेरा ख्याल है फर्स्ट टाइम है कि इतना हार्ड, जिसे कहते हैं हार्ड हिटिंग प्रोटेस्ट उसको देखने को मिला है। मैं इस पर डिबेट करूं, अगर आप इजाजत दें एक ब्रेक ले लें। ब्रेक से वापस आते हैं तो आपसे ये सवाल आपके सामने रखेंगे कि आप बताइए कि इस वक्त इस हिंदुस्तान के अंदर, इंडिया में नरेंद्र मोदी ने तकसीम की सियासत और बीजेपी का हिंदुत्व का जो एक उसका नारा है और अखंड भारत वाली जो उसकी सोच है उसको प्रमोट करने में किसी किस्म की रियायत नहीं बरती। लेकिन उसके बावजूद ये लोग वहां पर खड़े हुए हैं। जाहिर है इनके अपने जो भी इनके प्रोटेस्ट में मुतालबात हैं वो बिल्कुल जायज हैं, लेकिन खुद नरेंद्र मोदी की सियासत की तकसीम जो है उसके अंदर भी शायद कुछ और चीजें हैं। जैसे डॉक्टर साहब कह रही हैं कि अब नजर नहीं आता कि अगर ये ऑर्गेनाइज होते हैं और कांग्रेस इनको स्ट्रेंथनाइज करती है, सोसाइटी के और फ्रैक्शंस भी इसमें मिलते हैं, तो फिर क्या इंपैक्ट पड़ेगा? अहमद से पूछेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, हम ब्रेक पर थे और ज़रा गुफ्तगू हो रही है इंडिया भारत हिंदुस्तान के अंदर जो ये कॉकरोच जनता पार्टी है, इसकी जानिब से उठाए गए वो तमाम तर सवाल जो कि इंडिया की अपनी डेमोक्रेसी पर सवाल उठाते हैं, उसको ज़रा डिबेट कर रहे हैं अहमद हसन अल अरबी, डॉक्टर शाज़िया अनवर चीमा, दोनों शख्सियात का दोबारा शुक्रिया। अहमद, हम बात को यहाँ तक ले आए जिस पर डॉक्टर साहबा कह रही हैं कि एक तो ऑर्गेनाइज प्रोटेस्ट, ये एलिमेंट, इसके ऊपर ज़रा डिबेट कर लीजिए। और दूसरा ये ज़रूर फरमाइए कि क्या आपको लगता है कि जो मैंने एंड शायद कहा था ब्रेक पर कि नरेंद्र मोदी का एक अपना बयानिया वो लेकर चला, पहले टेन्योर में भी, सेकंड में भी, थर्ड में भी। लास्ट इलेक्शन जो आपने अभी बंगाल का तस्करा किया, वहां पर भी हमने देखा कि ममता बनर्जी और बाकी सारे लोगों ने उसको पूरी तरह से जैसे कहते हैं ना, डिफ्यूज किया कि ये पूरा प्रोसेस जो है इलेक्शन का ये फैब्रिकेटेड है और ये गलत तरीके से हुआ है। इवन बिहार के इलेक्शंस में भी ये चीज थी। बट उसके बावजूद जो डिप्रेशन बना रहा है नरेंद्र मोदी, क्या आपको लगता है कि ये आखिरी एपिसोड है उनका, वो जैसे डॉक्टर साहबा कह रही है काउंटडाउन स्टार्ट है? जी, आई टोटली एग्री। डॉक्टर साहब ने बड़ी खूबसूरती से सारी सिचुएशन आपके अहमद साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? आई थिंक अहमद साहब का जो जूम लिंक है वो फ्रीज हुआ है। हम दोबारा तरफ आते हैं जैसे ही होता है रिकनेक्ट। डॉक्टर साहब, मैं लेकिन आपसे जरा एक और चीज भी जानना चाह रही थी। अहमद, आगे आप हमें सुन सकते हैं अहमद साहब? जी, मैं सुन सकता हूँ। आप सुन सकती हैं मुझे? जी जी जी, नाउ क्लियर, प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा। मैं वही अर्ज करता कि डॉक्टर साहबा ने बड़ी खूबसूरती से सारा एक्सप्लेन किया है। ये जो इनफाइटिंग विद इन बीजेपी चल रही है, मोहन भगवत ने मार्का हक के बाद, बुनियानुल मरसूस के बाद, सितंबर का मंथ था कि जब नरेंद्र मोदी तकरीबन 75 साल का हुआ था, तो बाकायदा तौर पे पार्लियामेंटेरियन से ये बातें करवाई थी कि अब ये 75 साल का हो गया। वाजपेयी को भी तभी इन्होंने निकाला था जब वो 75 साल का हुआ था, मोदी को छोड़ देना चाहिए। और पोजिशन कर रहे थे योगी आदित्यनाथ को। इस वक्त मोदी के इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं सारे अपने आप को प्राइम मिनिस्टरशिप का कंटेंडर समझते हैं। अमित शाह भी समझता है, राजनाथ सिंह भी समझता है, योगी आदित्यनाथ भी समझता है। और दूसरी बात यह कि इसमें उनके ऊपर प्रेशर भी बहुत ज्यादा है, इन फाइटिंग अंदर भी बहुत ज्यादा है।
उसके साथ साथ ये जो सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, डॉक्टर साहब ने बिल्कुल ठीक कहा है कि दुनिया में जब भी हुकूमतें चेंज हुई हैं तो जिन प्रोटेस्ट की सूरत में चेंज हुई हैं उन्होंने कोई ना कोई शेप एंड फॉर्म ली है। तो यहां पे ये जो भारतीय जनता पार्टी का वो कहते हैं मेथड इन मैडनेस, तो यहां पे एक मेथड आपको नजर आना शुरू हो गया है इस सारे प्रोटेस्ट के अंदर। मिसाल के तौर पे दिल्ली के बाद ये प्रोटेस्ट ट्रांसफर हुए, जब हॉरिजॉन्टली ये बढ़ना शुरू हुए तो सबसे पहले ये महाराष्ट्र में गए, वहां उस महाराष्ट्र के शहरों में हुए और शिवसेना में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने इनको ज्वाइन किया। फिर उसके बाद ये गुजरात चले गए जो मोदी का गढ़ है, जहां का अमित शाह भी है, मोदी भी है और ये सारे अबानी अडानी भी गुजरात के हैं, जो इसका सेफ हेवन समझा जाता था। ये प्रोटेस्ट फिर वहां पे चले गए। फिर उसके बाद ये अयोध्या में आए, उत्तर प्रदेश, ये योगी आदित्यनाथ का जो इलाका है जहां पे इन्होंने राम मंदिर बनाया और इन्होंने कहा कि जो राम मंदिर बनाएगा वो भगवान राम अपेरेंटली जो इनका है उसका एक अवतार होगा, तो वो नरेंद्र मोदी का गढ़ था। तो फिर ये प्रोटेस्ट वहां पे गए। सो बहुत तेजी के साथ एक शेप और फॉर्म मुझे ये कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में नजर आ रही है। इट्स अ लॉन्ग ड्रॉन बैटल, ओवरनाइट कुछ नहीं होगा, लेकिन दिस इज ये एक हकीकत है कि बैटल लाइंस ड्रॉ हो चुकी हैं, ना स्टूडेंट्स पीछे हटेंगे और बीजेपी भी ओवर कमिट कर चुकी है, वो भी पीछे नहीं हट सकती। तो ये तसादुम होगा ही होगा, आज नहीं तो कल, नहीं तो चंद महीने के बाद। और इसके रिpercussions क्या होंगे? अहमद, इसी को थोड़ा सा कंटिन्यू करें। देखिए, एक जो बीजेपी है, अभी जितने भी नाम आप ले लें, चाहे अमित शाह ले लें, योगी आदित्यनाथ को ले लें, बाकी सारे चेहरे, आई मीन बीजेपी का चेहरा तो बहरहाल एक दहशतगर्द का चेहरा है और बीजेपी का चेहरा तो है नरेंद्र मोदी का चेहरा है और वो पूरी दुनिया जानती भी है। जब ये प्राइम मिनिस्टर नहीं बने तो उससे पहले भी लोग इनको गुजरात के हवाले से तो जानते ही थे ना एज एन सीएम। सो बीजेपी के पास अपने आप को सेल करने के लिए भी कुछ नहीं होगा। इन अदर वे अगर हम बात करें, व्हाट विल बी द नेक्स्ट आफ्टर द नरेंद्र मोदी, इफ इट कैन हैपन, जो आप कह रहे हो कि टर्मोइल आता है अगर, तो देखिए डिपेंड करता है, अगर ये जो कॉकरोच जनता पार्टी अपने आप को कितना मुनज्जम कर सकती है। अभी इनके तो अभिषेक दिपके था, उसके बाद 2 और लड़के इनके साथ आए, अच्छा बोलते हैं, बातचीत अच्छी करते हैं, प्रोटेस्ट को अच्छा उन्होंने ऑर्गेनाइज किया, निगोशिएट कर रहे हैं चीजों के साथ। बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज है, आम आदमी पार्टी होगी, राज ठाकरे उद्धव ठाकरे का मैंने जिक्र किया, फिर उसके बाद दीगर जो इनकी और भी पार्टीज है, पंजाब की पार्टीज है, काफी इनके साथ ये बड़ी तेजी से बहुत स्पीड के साथ ये मेच्योर हो गए। आगे क्या होगा अभी फिलहाल तो आई थिंक इन सब की जो इनकी अभी रिसेंटली मैं राहुल गांधी की ट्वीट पढ़ रहा था, स्टेटमेंट देख रहा था, तो वो ये कह रहा था कि जी जो एजुकेशन मिनिस्टर है उसने तो फ्रॉड किया, उसको तो इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन बच्चों को किसने मारा? वो अमित शाह ने मारा, तो अमित शाह इस्तीफा दे। और अमित शाह किसके अंडर काम कर रहे हैं? नरेंद्र मोदी के, तो नरेंद्र मोदी भी इस्तीफा दे। सो आप इस वक्त ये देख रहे हैं कि इस वक्त जो तमाम इंडिया के अंदर जितनी भी फॉल्ट लाइन्स थी पिछले 12 साल से, उससे पहले की भी, वो तमाम को एक आउटलेट मिल गया। और आउटलेट इनका जो गोल इस वक्त, जो अल्टीमेट गोल है, वो ये है कि बीजेपी यहां से जाए। अब बीजेपी जाएगी, उसके बाद क्या होगा वो बात की बाद में देखी जाएगी, वो उस वक्त के हालात डिसाइड करेंगे। अहमद, मेरे लिए ज़रा ये, हम तो आप लोगों से सीख रहे हैं, आप लोगों से डिबेट भी होती है, क्वेश्चंस भी रेज होते हैं। जरा डॉक्टर साहब की तरफ चलते हैं। डॉक्टर साहब, जरा कांग्रेस की अपनी एक लेगेसी है, बहरहाल वो देखी भी, अब वो कैसी है, उसमें क्या लकुनाज है, वो आप हमें जरूर बताइएगा। लेकिन बीजेपी की कोई खास इस तरह की लेगेसी रही नहीं है और बीजेपी ने अभी तक जो सर्व किया है, जो अहमद जिन चीजों की निशानदेही कर रहे थे, उसमें तो जाहिर है जो नंबर्स हैं, यानी जो मैं लेकर अगर अभी इससे नंबर्स पे बैठकर बात करेंगे तो वो जैसे कहते हैं ना 360 का चेंज है। ग्राउंड पे कुछ और है, रिफ्लेक्शंस कुछ और हैं, हो कुछ और रहा है। बट एग्जैक्टली आप क्या समझती हैं कि ये जो कैफियत जो आप कह रही हैं कि ऑर्गेनाइज वाली, अगर ये पैदा हो जाती है, सो क्या capabilities देख रही हैं आप some other parties including the that cockroach जनता पार्टी, even though they have the capacity to to make these things, और ये आपको भी लग रहा है कि नहीं बस ये थोड़ा वक्त लेंगे? नहीं, बहुत सही एक आइडिया है, ऑर्गेनिकली इसने जन्म लिया है इस आइडिया ने, और अगेन फॉल्ट लाइंस इसके पीछे बहरहाल शामिल हैं और आउटलेट मिल गया है। लेकिन आइडिया जो है वो मना नहीं करते, लोग जो हैं वो चेहरे बदल जाते हैं। और ये आइडिया है कि इस वक्त की जो फाशिस्ट रिजीम है उसको जाना ही है। वो हमारे लिए एक धब्बा है, वो हमारे एक जो इमेज है, एटलीस्ट कांग्रेस ने ये तो किया कि एक इमेज बिल्डिंग की। बाहर वेस्ट में अगर आप रहें तो आपको आइडिया होता है कि इंडिया जो है उसको एक देखा जा रहा था एक सॉफ्ट कॉर्नर से, उसको लैंड ऑफ कलर, म्यूजिक, आर्ट, उन्होंने काफी इसका चूरन बेचा और ये बिका भी और लोगों के दिमागों में है भी। अब जो आज का यूथ है उसका प्रॉब्लम ये है कि उसको बाहर बहुत ह्यूमिलिएशन का सामना है, उसकी यूनिवर्सिटीज में, मार्केट प्लेसेस में और इंटरनेशनल कम्युनिटी में उनका मजाक बन के रह गया है। और वो इस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर इस हुकूमत के ना जाने में
क्या क्या चीज ऐसी है जो कि बहुत बड़ी जो है वो रुकावट है। तो आहिस्ता आहिस्ता समझ जाएंगे, अभी छोटे हैं, कि एक फाशिस्ट जो रिजीम होती है और खास तौर पे जो कैपिटलिज्म के ऊपर बेस कर रही होती है, तो वो कोई इलेक्टोरली डेमोक्रेटिक चीज तो होती नहीं है। तो वो टिकी हुई है, जब तक उसके पीछे डोनर क्लास टिकी हुई है तो वो टिके हुए हैं, जब तक वो नहीं है तो पर्पस सर्व नहीं करेंगे, उठा के बाहर फेंक देंगे। तो ये थोड़ी सी पुश से, और इस आइडिया को कौन हाईजैक करता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा वोटर बैंक है और ये इतना बड़ा इलेक्टोरल जो वोटर बैंक है, ये किसी भी जो है वो पॉलिटिकल पार्टी के लिए एक खजाने की चाबी है। और बात वो क्या कर रहे हैं, बात वो ये कर रहे हैं कि हम तकसीम की बात नहीं करते, हम नफरत की बात नहीं करते, और हम अपनी जो हमारी सिविलाइजेशनल प्राइड है हम उसको बचाना चाहते हैं। और ये ट्रिगर कहाँ से हुआ, इसका जो मेन ट्रिगर है इन फॉल्ट लाइंस का, जो कि फटकर बिल्कुल लावा की तरह सामने आई, वो ऑपरेशन बनियानुल मरसूस के बाद है। क्योंकि डोमेस्टिक पॉपुलेशन को गोदी मीडिया ने इंटरनलाइज करवा दिया हुआ था कि आप दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, आप दुनिया की तीसरी बड़ी इक्तिसादी ताकत है, और आप किसी और ही प्लेनेट पे रहते हैं, और आप पीयर कंपेटिटर हैं चाइना की, और बस करीब करीब है अमेरिका के मुकाबले पे खड़े होने के लिए। हर दूसरी फोरम में आप जो है उसके मेंबर हैं। मोदी जी जहाँ जाते हैं उनके साथ लोग जो है नाचते हैं, गाते हैं, उनके गले में हार डालते हैं, उनको मेडल देते हैं। तो जब ऑपरेशन बनियानुल मरसूस पे इंटरनेशनल मीडिया की हेल्प से और रिसर्च पेपर्स और एनालिसिस की बुनियाद पर यह साबित हुआ कि पूरी की पूरी मोदी सरकार जो है वो नैरेटिव और ऑप्टिक्स पे चल रही है। नैरेटिव मेरा सब्जेक्ट है और कभी कभी बड़ा दुख होता है कि ये सिर्फ नैरेटिव से चीजें नहीं बन सकती हैं, चाहे हम उसको जितना भी एडवोकेट करते रहें। आपको ग्रेन ऑफ ट्रूथ तो चाहिए होता है उसके इर्द गिर्द कुछ भी बुनने के लिए। जब एक जरा भी सच्चाई का ना हो और आप पूरे का पूरा पहाड़ जो है वो नैरेटिव पे खड़ा कर लें, तो फिर आम जो बच्चा है 16, 17, 18, 20 जो जिसका फ्यूचर उसके सामने, उसकी भी बहुत मुश्किल है इस झूठ को एब्जॉर्ब करना। बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है डॉक्टर साहबा। दिल नहीं है कि मैं आपको रोकूं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि डिबेट के सारे और भी पॉइंटर्स हों। सच एन इंटरेस्टिंग पॉइंट। ये जो खिफत का सामना हुआ है अहमद, असदुद्दीन अवैसी जैसे लोग एक्सपोज हो गए। यानी बहुत सारी चीजें ऐसी होती है ना जिसको हम उस तरह डिबेट नहीं कर सकते, लेकिन हमने देखा बुनियानुल मरसूस में ही असदुद्दीन अवैसी जैसे लोग एक्सपोज हुए, और बाकी सारे वहां पर, मैं उनको टारगेट नहीं करती, लेकिन वहां तो एक खास तकसीम मौजूद है। लेकिन एक डिप्रेशन जो क्रिएट हुआ, जिसकी तरफ इशारा कर रही है डॉक्टर साहबा, कि वो जो टीनेज ग्रुप है जो कॉलेज यूनिवर्सिटी जाता है, जब उसको पता चलता है कि आपका नैरेटिव जो है वो एक झूठ पर प्रोपेगेंडा बुनियाद है, और आपको सिर्फ एक मुल्क नहीं कह रहा, पूरी दुनिया उसको मान रही है, तो शायद ये भी एक इंप्रेशन बनाओ। लेकिन क्या समझते हैं, मुझे इसमें एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये लग रहा था, क्या इस चीज को डिफ्यूज कर सकेगी बीजेपी? क्योंकि नरेंद्र मोदी ने अभी तक जितना भी काम किया, मैं अभी देख रही हूँ मीडिया के ऊपर एक कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है इस सारे प्रोटेस्ट की, इल्ला माशाल्लाह कोई जो है यूट्यूबर वो इसके ऊपर बात कर रहा है। सो क्या आपको लगता है कि ये प्रोटेस्ट डिफ्यूज करने में सरकार उनकी कामयाब होगी? जी देखें, जो अभी आपने जनरेशन जी की जो बात की है, जो 15 साल से बड़ी उम्र के बच्चे या इनकी आप जो यूथ की जो आप बात कर रहे हैं, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये 21st सेंचुरी है, एज ऑफ इंफॉर्मेशन। यहाँ पे इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है। आपकी ये मोबाइल फोन है, उसके अंदर आपको हर चीज मिल जाएगी। पहले आपको तारीखें याद करनी पड़ती थी, किताबें पढ़नी पड़ती थी, अब तो आपको हर चीज आपके फोन में याद आपको मिल जाती है। सो इस जनरेशन के पास इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है। जब इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा आती है तो फिर वो लॉजिकल सवाल करते हैं। वो फिर आप जब ये कहते हैं कि भाई पाकिस्तान से हमने नफरत करनी है, तो वो पूछते हैं कि भाई क्यों नफरत करनी है, वजह हमें बताएं। जब आप ये कहते हैं कि इंडिया विश्व गुरु है, तो वो पूछते हैं कि भैया आप हमें बताएं कि इंडिया कैसे विश्व गुरु है। जब आप ये कहते हैं कि हमने अखंड भारत बनाना है और ऑस्ट्रेलिया तक उसका बॉर्डर जाएगा, पार्लियामेंट के ऊपर आप नक्शे भी लगा देते हैं, तो वो पूछते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है। अच्छा, अब ये जो जनरेशन है ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, जो जेन जी जिसकी बात करें, दे आर वेरी लॉजिकल पीपल, बहुत लॉजिक के साथ चलते हैं। बीजेपी के पास क्या लॉजिक है अपने स्टैंड्स को बैक करने के लिए? तो नहीं है। लॉजिक नहीं है तो लॉजिक की तरह वो किस चीज को, लॉजिक की बजाय किस चीज को फिल करते हैं? वो ही 70-80 साल पुराना जो चूरन है कि जी ये पाकिस्तान की साजिश हो गई, चाइना की साजिश हो गई, जॉर्ज सोरोस ने हमला कर दिया, उसने साजिश कर दी, अमेरिका की साजिश हो गई। इनसे आप जो भी बात कर लें, लॉजिकली आगे से कहते थे कि इसके पीछे साजिश है। आपने देखा कि ये साजिश वाले बयानिए को तो बिल्कुल दफन कर दिए इनकी यूथ ने, और उन्होंने जिस तरीके से ह्यूमर को वेपनाइज किया है ये साजिश वाले बयानिए। सो आपके सवाल का जवाब यह है कि क्या बीजेपी जो पिछले 11 साल से बेच रही है, लॉजिकली उसको बैक कर सकती है?
अगर वो कर लेगी तो ये जो प्रोटेस्ट है वो डिफ्यूज हो जाएंगे, अगर वो नहीं करेगी, जो कि वो बिल्कुल भी नहीं करेगी, तो ये प्रोटेस्ट डिफ्यूज नहीं होने वाले। ये प्रोटेस्ट कहते हैं कि हमने बीजेपी स्टाइल ऑफ गवर्नेंस को और बीजेपी स्टाइल ऑफ ये जो हुकूमत करने का एक अंदाज है, इसको तब्दील करना है। अगर लास्ट पॉइंट मैं डॉक्टर साहब से ले लूं अहमद, क्योंकि मुझे कहा जा रहा है वक्त खत्म हो गया। डॉक्टर साहब, अहमद साहब जो बात कर रहे हैं कि डिफ्यूज करने के लिए अपने बयानिए को स्ट्रॉन्ग करना होगा, बीजेपी को जो ज़ाहिर है वो सेल आउट नहीं हो रहा है, लेकिन एक मसल बहरहाल सरकार के पास है उनकी। अभी तक मैंने देखा है कोई 500,000 बच्चा जो है वो डंडे भी खा चुका है, अस्पतालों में भी लेटा हुआ है। क्या लगता है आपको कि ये बाय फोर्स इसको डिफ्यूज करेंगे, और अगर ऐसा हुआ तो फिर रिपरकशंस किस नौयत के देखती हैं? बाय फोर्स नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वही जो आपका सोशल मीडिया है या पैरेलल मीडिया है वो सब कुछ दिखा रहा है। और जिस तरीके से, मतलब जिस तरह मैं फॉलो कर रही हूँ जो बच्चियों के साथ वहां पे हो रहा है, और मैं दोहरा नहीं सकती हूँ उस हरेसमेंट और उस मोलेस्टेशन को, कि नौजिया फील होता है। बच्चियां बड़ी प्यारी चीज होती हैं, इस तरह वो बाहर अपने हक के लिए निकली हुई हैं, ये मैन हैंडलिंग बर्दाश्त नहीं हो सकती। और बाकायदा एंगल्स के साथ वो चीजें जो हैं वो मिलियंस में सर्कुलेट कर रही हैं। तो ये इस तरह मारपीट से वहां पे जो है बाकायदा टेजर यूज हो रहे हैं, बाकायदा स्टन गन्स यूज हो रही हैं, वहां पे उनके ऊपर शदीद जो है वाटर कैनन का इस्तेमाल हो रहा है, आंसू गैस उन पे इस्तेमाल हो रही है, डंडे तो खैर हैं ही, हड्डियां कितने बच्चों की टूट गई। और वहां पे 15 साल से लेकर 14 साल के बच्चे कहाँ कहाँ से चल के ट्रेनों में बैठ के आए हुए, पूछो तो वो ये कहते हैं कि हम मुस्तकबिल के लिए आए। अब देखिए नैरेटिव मोर्फ हो गया, एग्जाम चोरी होना, फिर 7 पॉइंट आगे जी अकाउंटेबिलिटी। अब एक बच्चा वहां 14-15 साल का ट्रेन पे बैठ के आ गया, उससे पूछा जी तुम क्यों बैठे हो, कहते मेरा मुस्तकबिल का सवाल है, मेरा फ्यूचर का सवाल है। अब जब फ्यूचर पे बात आ जाएगी, फ्यूचर बनेगा या नहीं बनेगा ये एक और बात है, लेकिन ये अगेन मैं यही कहूंगी कि इसको फोर्स से करना जो है वो, मोदी ने अगर कल जाना है तो आज चला जाएगा, अगर फोर्स इससे ज्यादा इस्तेमाल करेगा। और वहां पे जो कुछ लोग जो हैं वो अपनी सिनिकल साइलेंस के साथ बैठे हुए हैं, अगेन वो बहुत ज्यादा जो है अब उनकी तरफ भी नजरें चली जाएंगी, और उनके ऊपर भी बहुत ज्यादा जो है वो तनकीद हो रही है। क्योंकि देखिए छुपाने की बात होती तो क्या इजराइल के पास मीडिया नहीं था? सारा मीडिया जो है इवन सैटेलाइट से लेकर उनके कब्जे में है, उनके जो वेल विशर्स हैं उनके पास है, लेकिन वो जेनोसाइड को छुपा नहीं सके। हमने उसे 24/7 HD कैमरास पे देखा, तो ये चीज भी छुप नहीं रही है, जो कुछ भी है हमारे सामने है, हम देख रहे हैं वहां पे। और वो जो स्टूडेंट्स हैं वो ना तो वो एंटी नेशनलिस्ट हैं, ना वो किसी इंस्टीट्यूशन का नाम ले रहे हैं, ना ही वो कोई किसी किस्म की जो है वहां पे आपको मॉब के अंदर गुंडागर्दी नजर आ रही है। वो बहुत पीसफुली अपने 7-8 पॉइंट्स जो हैं बड़े डिसेंट तरीके से रख रहे हैं। तो ये सारे ऑप्टिक्स मेरे ख्याल में तो पॉइजन है मोदी के लिए। अब वो कितने इसको बर्दाश्त करता है, जहर को कितना पी जाता है, और नया आके शगुफा कौन सा छोड़ता है, लतीफा, वो तो कबूकी थिएटर है ना, एक जाहिल सा आदमी है, पता नहीं मजबूरी है उसको सुनना पड़ता है, लेकिन ये कि वो एक फार्सिकल सा थिएटर करने के लिए खड़ा हो जाता है। तो अब वो अगला थिएटर क्या करता है हमें नहीं पता, लेकिन डॉक्टर साहब we have two characters, one's in the west and one in very near our neighbor. So thank you to both of you. बहुत बहुत शुक्रिया अहमद हासन अल-अरबी, शाज़िया अनवर चीमा साहब का भी तज्ज़िया आपके सामने, अहमद साहब का भी। बहरहाल ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस वक्त जो ये इनकलाब की बात हो रही है इंडिया के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर, अपने मुतालबात के हक़ में जो यूथ वहाँ खड़ी हुई है, ये इस बात की गमाज़ी करती है कि अपने हक़ के लिए उठना भी हक़ पर होता है। और जो बात अभी डॉक्टर साहब ने जाते जाते की है, मेरे ख्याल है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, और वो ये कि ये कोई नहीं कहा जा रहा है कि भाई खुदा ना खास्ता कल ये सारे बैठकर इल्ज़ाम लगाए कि ये पाकिस्तान फंडेड लोग हैं। कुछ ऐसा नहीं है, कोई पाकिस्तान फंडेड नहीं। ऑर्गेनिक बच्चे हैं, अपने मुस्तकबिल के लिए निकले हैं, नरेंद्र मोदी जैसी सरकार से छुटकारा चाहते हैं, और जैसे बार बार कहा जा रहा है आज नहीं तो कल बहरहाल ये अपने इस ऑर्गेनाइज किस्म के इनकलाब के अंदर पूरी तरह से कामयाब होते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि और बहुत सारे जो फॉल्ट लाइंस हैं वो इनको आकर स्ट्रेंथनाइज कर रही हैं। आज के प्रोग्राम का फीडबैक जरूर दीजिएगा। सना हाशमी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।